हेलो स्टूडेंट, हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। उनमें हमने लगभग सभी ग्रंथियाँ पढ़ चुके हैं। हमारी जनद ग्रंथियाँ रह रही है और जनद ग्रंथियों में हम बात कर रहे हैं वृषण और अंडाशय के बारे में। तो कल हमने वृषण के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी दी थी। आज हम वृषण ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे, उसके हार्मोन के बारे में। इसके अलावा अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे और उनसे जो हार्मोन निकलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। जनद ग्रंथि। तो जनद ग्रंथि में हम पढ़ रहे थे, एक तो हमने नाम देखा था वृषण और एक हम देख रहे हैं अंडाशय के बारे में, अंडाशय ग्रंथि। वृषण और अंडाशय हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? वृषण के बारे में। वृषण जो है उसकी हम सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। ये नर के अंदर मेल में एक जोड़ी वृषण होते हैं और इस वृषण में बात करें तो इसकी हम संरचना पढ़ रहे थे। वृषण की जो संरचना होती है वो सामान्यतः किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये एक वृषण की संरचना है जिसमें अब हम इसके बारे में देखेंगे। एक वृषण की संरचना में बहुत सारी वृषण पालिकाएं होती हैं, बहुत सारी वृषण पालिकाएं होती हैं। ये सब वृषण पालिकाएं हैं और एक वृषण पालिका को अगर देखा जाए, एक वृषण पालिका को अगर देखते हैं हम, तो एक वृषण पालिका किस प्रकार से दिखाई देती है? एक वृषण पालिका मुख्यतः इसके अंदर शुक्रजनक नलिकाएं दिखाई देती है। शुक्रजनक नलिकाएं, ये शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं। तो पहली बात तो हमें क्या देखना है वृषण के अंदर? अगर वृषण की संरचना देखें तो वृषण की संरचना में इसके अंदर वृषण पालिकाएं होती है। इनकी संख्या लगभग 250 के आसपास होती है। एक वृषण के अंदर लगभग 250 वृषण पालिकाएं होती है और प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 2 से 3 अति कुंडलित रूप में शुक्रजनक नलिकाएं होती है। क्या होती भी? शुक्रजनक नलिकाएं होती है। जो शुक्रजनक नलिकाएं आपको दिख रही है, इस शुक्रजनक नलिका के बीच बीच में, तो यहाँ देखिए, यहाँ शुक्रजनक नलिका के बीच बीच में ये जो पूरा आपको स्पेस दिख रहा है, जगह दिख रही है, यहाँ पर इस शुक्रजनक नलिका के बीच में इस तरह से ये जो फ्लूइड पड़ा हुआ है, इसमें रक्तवाहिकाएं, इसके अंदर रक्तवाहिकाएं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? लिडिग सेल। यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर लिडिग सेल पाई जाती है। ये आपको दिमाग में रखना है। ये एक प्रकार से वृषण पालिका है। वृषण पालिका में शुक्रजनक नलिकाएं हैं और शुक्रजनक नलिकाओं के बीच में ये जो पूरा आपको स्थान दिख रहा है, इस स्थान को तो हम सामान्यतः बोलते क्या हैं? इसे अंतराली अवकाश कहते हैं। ये पूरा जो भरा हुआ दिख रहा है आपको खाली जगह है यहाँ पर, ये तो है अंतराली अवकाश। अंतराली अवकाश, इसे अंतराली अवकाश कहते हैं।
और इस अंतराली अवकाश में ये एक प्रकार से तरल भरा हुआ है। इस तरल के अंदर रक्त की कोशिकाएं, रक्त सेल या रक्तवाहिका, इसके अलावा यहाँ पर ये दिख रही है जो आपको, इसे कहते हैं लिडिग सेल। ये होती हैं लिडिग सेल, लिडिग कोशिका का दूसरा नाम है, इसे अंतराली कोशिका भी कहते हैं। अंतराली कोशिका भी कहते हैं। तो ध्यान देना, हम एक वृषण के बारे में पढ़ रहे हैं। कल मैंने जहाँ तक आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको समझाया है क्या, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे एक वृषण यहाँ, एक वृषण यहाँ, दोनों वृषण एक प्रकार की थैली के अंदर घिरे हुए होते हैं। इसे वृषण कोष कहा। और वृषण कोष में ये क्या है, ये वृषण है, वृषण, ये भी क्या है, वृषण। और एक वृषण की जो संरचना आपको दिख रही है उसमें क्या है, उसमें वृषण पालिका है। इन्हें क्या कहेंगे, ये होती है वृषण पालिकाएं, ये वृषण पालिकाएं, ध्यान रखना। वृषण पालिकाओं में क्या होती है, वृषण पालिका के अंदर हम क्या देखते हैं, वृषण पालिका में होती है 2 से 3 अतिकुंडलित, एक प्रकार से नलिकाकार संरचनाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका। तो भैया वृषण की अनुप्रस्थ काट में देखें तो वृषण पालिकाएं नजर आई, और वृषण पालिकाओं की संख्या मैंने लगभग कितनी बताई, 250 के आसपास। और एक वृषण पालिका को देखें तो इसके अंदर 2 से 3 अतिकुंडलित संरचनाएं दिखाई देती है, जिन्हें शुक्रजनक नलिकाएं कहते हैं। और शुक्रजनक नलिकाओं के बीच बीच में यहाँ पर जो तरल भरा हुआ है, इस तरल में रक्त कोशिका या रक्तवाहिकाएं और लिडिग सेल अथवा अंतराली कोशिका पाई जाती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लिडिग कोशिका अथवा अंतराली कोशिका एक हार्मोन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है, एक हार्मोन का। और उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं, यहाँ से निकलेगा हार्मोन, यहाँ से क्या निकलेगा, हार्मोन। और उस हार्मोन का नाम क्या है, उसे हम कहते हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन के अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, इसे टेस्टेस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पर वृषण पालिका, शुक्रजनक नलिका के अंदर लिडिग सेल एक हार्मोन निकालती है जिसे नर हार्मोन, पुंजन, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस हार्मोन के कार्य पढ़ते हैं। पुंजन भी कहते हैं इसको, पुंजन हार्मोन। इसके अलावा इसका दूसरा नाम एंड्रोजन अथवा इसका अगला नाम बोले तो टेस्टेस्टेरोन। ये एक नर हार्मोन है। काम क्या करता है भी ये, इसके कार्य देखिए। यह नर में प्यूबर्टी एज में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है।
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, जैसे जैसे चेहरे पर दाढ़ी, मूंछ का आना, एवं आवाज़ का भारी होना, तो ये इसका कार्य है। इसके अलावा ये और क्या काम करता है? सामान्यतः यह हार्मोन शुक्र जनन को भी प्रेरित करता है। देखिए, ये इसके कार्य हो गए। अगर हम बात करें तो एक ध्यान रखना, यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ तो देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक शुक्रजनक नलिका बनाई है मैंने। ये है एक शुक्रजनक नलिका, और शुक्रजनक नलिका के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी सेल होती है, कुछ बड़ी बड़ी सेल होती भी। इन सेल को हम बोलते हैं सर्टोली कोशिका। इसके अलावा सर्टोली कोशिका के अलावा अगर यहाँ देखें तो यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई देती हैं। ये सामान्यतः जनन उपकला कोशिका और जनन उपकला कोशिकाएं से क्या बनते हैं भाई? स्पर्मेटोगोनिया। क्या बनते हैं ये? स्पर्मेटोगोनिया। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और यहाँ पर बन जाते हैं लास्ट में जाके स्पर्मेटिड। यहाँ बन जाते हैं स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बन जाते हैं? यहाँ बन जाते हैं स्पर्म बन जाते हैं। सामान्यतः देखिए, एक शुक्रजनक नलिका के अंदर ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है, ये भी एक हार्मोन मोचित करती हैं। उस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इनहिबिन हार्मोन का सिक्रेशन ये सर्टोली कोशिका करवाती है। देखिए, कुछ मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ कुछ सहायक अंतःस्रावी ग्रंथियां भी होती है। तो एक प्रकार से सर्टोली कोशिका सहायक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में काम कर रही है, क्योंकि ये भी क्या निकाल रही है? एक हार्मोन निकाल रही है जिसका नाम क्या है? इनहिबिन। और ये इनहिबिन एक प्रकार से जो स्पर्म बन रहे हैं, इन स्पर्म को परिपक्व करने में सहायता करेगी। यानी एक प्रकार से इनको जो मैच्योर नहीं हुए, परिपक्व नहीं हुए, इनको परिपक्वता प्रदान करवाने में हेल्प करती है, और इनको एक प्रकार से भोजन प्रदान कराने में हेल्प करती है।
और ये इनहिबिन हार्मोन है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक हार्मोन तो यहाँ इनहिबिन निकला, और यहाँ पर दूसरा हमने देखा टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। ये किससे निकला? तो आप ध्यान रखना, ये निकलता है किससे? लिडिक सेल से। ये लिडिक सेल से निकला। और ये किससे निकला? ये निकला सर्टोली कोशिका से। सर्टोली कोशिका कहाँ पर है? शुक्रजनक नलिका के अंदर है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मेन यहाँ पर किसकी बात हो रही है? टेस्टोस्टेरोन को याद करना है, क्योंकि ये एक प्रकार से सहायक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में है, तो इसको ज़्यादा ध्यान में रखना है आपको। इसका इतना रोल नहीं है, अभी आप अंतःस्रावी ग्रंथियों में पढ़ रहे हो। ये पूरा जो टॉपिक है ये नर जनन तंत्र से संबंधित है, जो कक्षा 12 में पढ़ते हैं हम। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये हार्मोन निकला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अब वृषण के बाद हम बात करते हैं अंडाशय की। अंडाशय ग्रंथि, इसको भी हम ग्रंथि के रूप में देखते हैं, अंडाशय ग्रंथि, क्योंकि यहाँ से भी क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। तो एक अंडाशय की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है, हम उसकी ओर बढ़ते हैं। तो देखिए भी, ये एक अंडाशय की संरचना है, और इस अंडाशय की संरचना में बहुत सारी क्या है, यहाँ पर फॉलिकल पड़ी हुई दिखाई देती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये पुटक दिख रहे हैं आपको, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक। इसी प्रकार से हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं यहाँ पर ग्राफियन पुटक। तो यहाँ पर ग्राफियन पुटक, तो देखिए यहाँ पे अंडाशय की संरचना में मुख्यतः जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये जो इसकी सतह है, इस सतह पर भी जनन उपकला कोशिकाओं की लेयर होती है। इस प्रकार से ये जनन उपकला कोशिका की लेयर है। और अंडाशय में यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, प्राथमिक oocyte, द्वितीयक oocyte बनेंगे। इसके अलावा ये बहुत सारी फॉलिकल बनती हैं। सामान्यतः प्राथमिक फॉलिकल जब बच्चा, ये जो लड़की होती है, वो माँ के यूट्रस में जब डेवलप होती है, उसी समय ये प्राथमिक फॉलिकल बन जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से क्या होता है। यहाँ पर प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक, और प्राथमिक पुटक के बाद ये द्वितीयक पुटक, ये एक प्रकार से तृतीयक पुटक मानो, या ग्राफियन पुटक बोल सकते हैं। ग्राफियन पुटक, ग्राफियन पुटक मैं आपको थोड़ा इतना डिटेल से नहीं है, एंडोक्राइन सिस्टम में इतना, ओवरी को मैं केवल आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं जनन तंत्र वाले चैप्टरों में, तो ध्यान रखना। रफली सा बता रहा हूँ मैं, प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, और ये तृतीयक पुटक के बाद ग्राफियन पुटक बनती है। और सामान्यतः ध्यान रखना, आपने पढ़ रखा है एक LH हार्मोन, LH हार्मोन जो आएगा वो LH हार्मोन, LH हार्मोन ग्राफियन पुटक को यहाँ से ब्रेक करता है, जिसके कारण ग्राफियन पुटक फट जाता है। और यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte एक प्रकार से बाहर आ जाता है। कहाँ आ जाता है?
फ्लोपियन नलिका में, फ्लोपियन नलिका में आ जाता है, फ्लोपियन नलिका में। एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अंडाशय के अंदर क्या क्या हो रहा है। अंडाशय के अंदर प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक, ग्राफीन पुटक बनते हैं। ग्राफीन पुटक LH हार्मोन के अधिक स्रावण से फट जाती है ग्राफीन पुटक, और सेकेंडरी oocyte बाहर निकल जाता है। बोले तो बाहर कहाँ, एक प्रकार से मादा के अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी फ्लोपियन नलिका में चला जाता है सेकेंडरी oocyte। तो ध्यान आपको रखना है, सेकेंडरी oocyte जैसे ही अंडोत्सर्ग क्रिया के द्वारा अंडवाहिनी में पहुंचा तो यहाँ पर ये तो हो गया बाहर। अब यहाँ पर क्या रह गई, अब ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ पर एक प्रकार से मैं कहूँ तो ये इस प्रकार का स्तर रह जाता है, इस प्रकार का स्तर रह जाता है, क्योंकि सामान्यतः यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर हो चुका है। और अब इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो सामान्यतः ये बना लेता है कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, ये कार्पस ल्यूटियम बनाता है। और कार्पस ल्यूटियम भी एक प्रकार से एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम भी हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा। क्या हार्मोन बनाता है ये, तो ध्यान रखना, ये एक हार्मोन बनाता है, ये एक हार्मोन बनाता है। उस हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन, 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 ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनिए, क्या बताया मैंने। ये किसका डायग्राम है, ये है एक अंडाशय, और अंडाशय के अंदर अंडाशय कितने होते हैं भी, देखिए मादा में जो अंडाशय होते हैं, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, जो प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं, प्राथमिक लैंगिक अंग होते हैं। और इस अंडाशय के द्वारा ही सामान्यतः बहुत सारी यहाँ पर फॉलिकल पड़ी हुई होती है, प्राथमिक फॉलिकल, बाद में डेवलपमेंट के दौरान द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक और ग्राफीन पुटक बनाती है। ग्राफीन पुटक कब फटता है, जब LH हार्मोन का सिक्रेशन बहुत अधिक होता है तो ग्राफीन पुटक फट जाती है और सेकेंडरी oocyte फ्लोपियन नलिका में आ जाता है। बाकी अब ये जो बच गया है, यहाँ पर ग्राफीन पुटक में से सेकेंडरी oocyte जैसे ही बाहर जाएगा तो शेष जो भाग बच गया है वो क्या बनाएगा, कार्पस ल्यूटियम। अगर अब यहाँ कंडीशन डिपेंड करती है, क्या कंडीशन डिपेंड करती है बेटा, ध्यान रखना। कार्पस ल्यूटियम जो बना है, अगर सेकेंडरी oocyte का और स्पर्म का मिलन हो जाता है, संयोग हो जाता है, तो उनके संयोग से जाइगोट बनेगा। जाइगोट का आगे धीरे धीरे परिवर्धन होगा, मोरूला बनेगा, उसके बाद एक प्रकार से ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला के बाद 3 जनिक स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो ये 3 जर्मिनल लेयर बनेगी, जो एक प्रकार से ये कहाँ बनती है, यूट्रस में बनती है। यूट्रस के अंदर हमें पता है 3 प्रकार की भित्तियाँ होती हैं। यूट्रस में जो 3 भित्तियाँ होती है उसमें सबसे आंतरिक जो होती है एंडोमेट्रियम होती है। तो एंडोमेट्रियम को बनाने के लिए कार्पस ल्यूटियम से जो निकला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये बहुत उत्तरदायी होता है। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन कार्पस ल्यूटियम के द्वारा नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम जो है वो टूटना प्रारंभ हो जाती है, गर्भाशय की अंतः झिल्ली टूटना प्रारंभ हो जाती है। तो ध्यान रखना, प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, इनके स्रावण से ही एंडोमेट्रियम बनी रहती है। अगर इनका स्रावण कम हो जाता है तो एंडोमेट्रियम टूटना प्रारंभ हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाने के लिए कार्पस ल्यूटियम चाहिए,
और कार्पस ल्यूटियम क्या बनाएगी, प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन एक प्रकार से एंडोमेट्रियम को बनाने में हेल्प करता है। अल्प मात्रा में यहाँ पर एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन होता है। तो हम बात करते हैं इसकी। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किससे निकला? एक तो ये ध्यान रखना, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम बनाता है ये। काम क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का? तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके कार्य, क्या काम करवा रहा है भाई। नंबर 1, यह हार्मोन मादा में, यह हार्मोन मादा में गर्भाशय की अंतःझिल्ली अर्थात एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्रावन किया जाता है या होता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम अपहासित हो जाती है। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या है? यह हार्मोन मादा में गर्भाशय की अंतःझिल्ली, बोले तो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है। जब निषेचन क्रिया हो जाती है तो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन का स्रावन किया जाता है। लेकिन यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम अपहासित हो जाता है। तो अपहासित होने के बाद इस कार्पस ल्यूटियम को हम क्या बोलेंगे? कार्पस एल्बिकेन्स बोलते हैं। ये बाद की बात है, याद करना। बाकी आप ध्यान में रखना है इस चीज़ को, आगे की क्लासों में काम आएगी। कार्पस एल्बिकेन्स बन जाता है। कब बनता है कार्पस एल्बिकेन्स? उस समय बनता है जब सेकेंडरी oocyte का किसी स्पर्म के साथ मिलन नहीं हो, तो उस समय कार्पस ल्यूटियम अपहासित हो जाती है, छोटी हो जाती है और कार्पस एल्बिकेन्स बनाती है। बात करें कि कार्पस ल्यूटियम एक प्रकार से
जब निषेचन क्रिया हो जाती है यानी कि जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट का परिवर्तन होगा। कहाँ होता है जाइगोट का परिवर्तन? तो जाइगोट का परिवर्तन धीरे धीरे प्रारंभ कहाँ से होता है? फ्लोपियन नलिका से प्रारंभ होता है, तूतक या मोरूला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। इसके अलावा गैस्टुलेशन अवस्था चलती है और उस दौरान यह लगभग 6 से 7 दिन की अवस्था के दौरान जो जाइगोट होता है ये गर्भाशय की अंतः स्तर बोले तो एंड्रोमीट्रियम में जाके अंतः स्थापित हो जाता है। इस दौरान जो कार्पस लूटियम है वो अत्यधिक मात्रा में क्या निकालेगा? ये अत्यधिक मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है ताकि गर्भाशय की अंतः झिल्ली बनी रहे और यहाँ पर जो डेवलप जाइगोट है वो एक प्रकार से यहाँ अंतः भित्ति में अंदर प्रवेश करके एक धीरे धीरे भ्रूण का डेवलपमेंट करता रही। यदि मैं ये कहूँ कि कार्पस लूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण बंद हो जाए तो फिर से वही क्रिया होगी। ध्यान रखना, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण ये कार्पस लूटियम बंद कर देगी तो गर्भाशय की एंड्रोमीट्रियम एक प्रकार से फिर से टूटना प्रारंभ हो जाएगी और जब ये टूटती है तो सामान्यतः धीरे धीरे करके ये योनि मार्ग से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और इस अवस्था को हम मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, एमसी पीरियड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर कार्पस लूटियम का जो रोल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और निषेचन क्रिया के बाद ये कार्पस लूटियम कम से कम 7-8 महीने तक प्रोजेस्टेरोन का स्रावण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रोजेस्टेरोन का स्रावण नहीं करेगा तो उस समय एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि गर्भाशय की एंड्रोमीट्रियम टूट जाएगी और अबॉर्शन वाली घटना हो जाती है। तो इसका बना रहना बहुत ज़रूरी होता है कार्पस लूटियम का, और कार्पस लूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ अल्प मात्रा में एस्ट्रोजन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें। तो कार्पस लूटियम की जो अवस्था बनी तो यहाँ पर देखिए कार्पस लूटियम निषेचन के समय निषेचन की अवस्था यदि नहीं बनती है, कार्पस लूटियम निषेचन की अवस्था यदि नहीं बनती है, निषेचन की अवस्था यदि नहीं बनती है तो उस समय यह अपहासित हो जाता है जिसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं। इस समय यह प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बहुत कम कर देता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जानते हो, इसके अलावा हम आगे बात करें तो ये तो हो गई बेटा एक प्रकार से अंडाशय के अंदर की हम घटना। कुछ मात्रा में आपको पता है अंडाशय के द्वारा क्या निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन ये भी कौन सा हार्मोन है? ये अंडाशय के द्वारा स्रावित हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। ये भी अंडाशय हार्मोन है, अंडाशय हार्मोन।
तो इन दोनों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सामान्यतः आपने एस्ट्रोजन हार्मोन की जो बातें हैं वो आपने एड्रिनल ग्रंथि के दौरान भी पढ़ी होगी। एड्रिनल ग्रंथि में हमने सामान्यतः एड्रिनल कोर्टेक्स के 3 क्षेत्र देखे थे। पहला जो क्षेत्र था वो हमने क्या पढ़ा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा जोना फेसिकुलेटा और तीसरा पढ़ा हमने जोना रेटिकुलरिस। ध्यान रखना, जोना रेटिकुलरिस वाला जो भाग है वो सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, लिंग हार्मोन का स्रावण करता है, जिसमें भी हमने इस एस्ट्रोजन का जिक्र किया था। हमने एंड्रोजन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन का जिक्र किया था। और यहाँ पर भी हम दोनों की बात करते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है और कार्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण भी किया जाता है। कब ज़्यादा किया जाता है और कब कम किया जाता है? कम के दौरान क्या होगा, कार्पस एल्बिकेंस के रूप में बदल जाएगी कार्पस ल्यूटियम, और सामान्यतः इस समय यह प्रोजेस्टेरोन का स्रावण बहुत कम कर देता है। और जब प्रोजेस्टेरोन का स्रावण कम हो जाता है तो आप ध्यान रखना, उस समय महिला में मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। तो आज की जो अपनी क्लास थी वो स्पेशल एक प्रकार से वृषण और अंडाशय के बारे में और इनसे जो निकले हार्मोन इनके बारे में थी। ये सामान्य जानकारी मैंने आपको दे दी है इसमें, और डिटेल से जो इसकी जानकारी है वो कक्षा 12 में होती है, क्योंकि उसमें जनन तंत्र एक चैप्टर है, उसमें हम डिटेल से इनको पढ़ाते हैं। तो फिलहाल इसके अंदर इतना ही आप ध्यान रखना, आगे की क्लासों में इसकी डिटेल से जानकारी मिलेगी। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक रहेगा अपना वो रहेगा हार्मोन की क्रियाविधि। कल की क्लास में हम हार्मोन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ेंगे, जो शायद अपनी अंतिम क्लास होगी इस चैप्टर की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।